हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न उत्तर। जिस भी बच्चे ने पहले इसका भूमिका का वीडियो नहीं देखा है वो पहले भूमिका की वीडियो को देखें ताकि सवालों को समझने में आसानी हो। उसे यूज़ करने के बाद वीडियो को पूरा देखने के बाद बिना देखे पहले प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करें। यदि फिर भी आपके प्रश्न ना निकलें तो इस वीडियो की मदद से देखें कि आपने कहाँ पर और क्या गलती की है। जैसा कि हमने पहले देखा है, इनमें हमें क्या पूछा गया है प्रश्नावली 1.2 के अंदर अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा जा रहा है। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला भाग है 140, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी वो संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं होती, जिससे सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, एक और वो संख्या खुद। इसको भी हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। अगर हमारे पास संख्याएं अभाज्य आ रही हैं, जैसे अगर हमें 6 के अभाज्य गुणनखंड में हो तो हम उसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं और 3 गुना 2 भी, लेकिन हम पहले 2 लिखेंगे और बाद में 3। यानी जब भी हम अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं तो छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे और उसके बाद बड़ी संख्या से भाग करेंगे। हमने 140 को देखा, हमने पहले छोटी क्लासेस में किया हुआ है, जिसका भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। जिस भी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है वो 2 से भाग होता है। तो ऐसी संख्याओं को सबसे पहले 2 से भाग करें। जब हमने इसे 2 से भाग किया, 2 से भाग करना यानी आधा कर देना। 2 से भाग करना यानी कि आधा कर देना। 140 का जब हमने आधा किया तो आ गया 70, और फिर से इकाई का अंक 0 है, फिर से 2 से भाग होगा और इसका फिर आधा होकर के कितना आ गया, 35। दूसरी जो चीज हमने देखी हुई है कि जिसका भी इकाई का अंक 0 या 5 है वो 5 से भाग होता है, तो इस संख्या को अब 5 से भाग करेंगे। तो हमने इसको 5 से भाग किया तो आ गया 7। यानी कि हम 140 के अभाज्य गुणनखंड अगर लिखें तो ये क्या बन जाते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पर 0 होने की वजह से ये संख्या 0 इकाई अंक वाली 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, लेकिन हमने पहले 2 से भाग किया क्योंकि 2 छोटा अंक है, और उसके बाद 5 से भाग किया जब इकाई का अंक 5 में आ गया। इन संख्याओं को फिर से गुना करके 140 नहीं लिखना, क्योंकि 140 तो दिया ही हुआ था, हमें सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। इसी तरह से इसका दूसरा भाग है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसा कि हमने अभी अभी किया, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो संख्या 2 से भाग होगी, तो हमने इसको 2 से भाग करना है। 2 से भाग करना यानी आधा कर देना। 156 का आधा तो हमारे पास आ गया 78, और फिर से इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो हमें उसको फिर से 2 से भाग करना है, यानी आधा करना है। इसी तरह से एक और नियम जो हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आ जाए, यानी 3 से भाग हो रहा है, तो संख्या भी 3 से भाग होगी। अब यहाँ पे संख्या है 3 और 9, 3 और 9 को जोड़ा तो 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 3 से भाग हो रही है। अब हमारे पास संख्या आ गई है 13। 13 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी 1 और 13 के अलावा ये किसी से भाग नहीं होता, इसलिए ये 13 से ही भाग करना होगा। इस तरह से हमें 156 के गुणनखंड मिल गए हैं, 2 गुना 2 3 गुना में 13। हम इसे घात की मदद से 2 की घात 2 3 गुना में 13 भी लिख सकते हैं। जो संख्या एक ही बार आती है हम चाहें तो उसकी घात 1 भी दिखा सकते हैं। घात का ना लिखा होना भी एक को ही प्रदर्शित करता है।
तो जो भी संख्याएं हमारे पास हैं उनके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी अभाज्य संख्याओं से भाग करते चलना है और वो संख्याएं भी बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। तो हमने उसके लिए कुछ पुराने नियमों को यूज़ किया है, आप सीधे भी सोच सकते हैं। तो हमने क्या देखा है कि अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो 2 से भाग किया, अगर इकाई का अंक 5 है तो 5 से भाग कर दिया, अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य है, 3 से भाग हो जाता है तो 3 से भाग कर दिया। इसी तरह से इन दोनों के बाद हम आगे के पार्ट देखते हैं। इसके कुल इसमें 5 भाग दिए गए हैं। इस प्रश्नावली के सभी भाग आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। 1-2 को देखने के बाद बाकी बिना देखे करने की कोशिश करें। जो तीसरा भाग है उसमें हमें कहा गया है 3, 8, 2, 5 इसके गुणनखंड कीजिए। अब जो हमारे पास पीछे अंक है वो 5 है तो ये 5 से भाग होगा, लेकिन 5 से पहले ये किसी से भाग होता है या नहीं? तो 5 से पहले हमारे पास अभाज्य संख्या 2 है। 2 तो हमारे पास ये भाग नहीं करेगा क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। फिर दूसरी संख्या है 3। 3 से विभाज्य देखने के लिए हम क्या करते हैं? अंकों का जोड़ करते हैं। जैसे 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। अब 18 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से भाग हो जाएगा। और भाग करके हमारे पास क्या आ गया है? 1275। फिर से अंकों का जोड़ करके देखा, अब ये है 15, ये फिर से 3 से भाग हो रहा है। अब इसका जोड़ करके देखें तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से भाग नहीं होता, यानी ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। 2 से भाग नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से भाग नहीं हो रही क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से भाग नहीं होता। तो अब हमारे पास इकाई का अंक 5 होने की वजह से हम इसे 5 से भाग करते हैं। फिर से इकाई का अंक 5 है। अब जो 17 है, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 तो 17 से ही भाग होगा, उसके अलावा किसी से भाग नहीं होगा। इस प्रकार हमारे पास जो संख्या थी उसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जो संख्या जितनी बार आई है उतनी घात लिख दी। 3 2 बार है, 3 की घात 2, 5 2 बार है, 5 की घात 2, 17 एक ही बार है तो उसकी घात 1। इसी तरह से अब अगला जो भाग है उसके अंदर हमें भाग करना है 5005 को। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो 2 से भाग नहीं होगा। 5 और 5 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता तो 3 से भी भाग नहीं होगा। उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। हमने इसको 5 से भाग कर दिया। अब फिर से हमने देखा 2 से भाग नहीं होगा, 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 3 से भी भाग नहीं हो रहा है, 5 से भी भाग नहीं हो रहा है। उसके बाद अभाज्य संख्या आ जाती है 7। तो हमें ये देखना है कि ये 7 से भाग होता है या नहीं होता है। जब हमने इसको 7 से भाग किया तो हमारे पास आ गया 143। अब जो 143 है ये 2 3 5 7 11, 11 को देखेंगे, 9 को नहीं देखना है बीच में, क्योंकि हम अभाज्य संख्याएं देख रहे हैं, विषम संख्याएं नहीं देख रहे। हमने इसको 11 से भाग करके देखा तो बच गया 13। ये भी एक अभाज्य संख्या है तो 13 जो है वो 13 से ही भाग होगा। अब इसके बाद हमने इसके गुणनखंड लिख दिए। इसके गुणनखंड क्या हैं? 5 7 11 और 13। सभी संख्याएं इसमें एक एक बार आई हैं। अब इसके बाद जो हमारा 5वां भाग है यानी कि 7 4 2 9, इसके गुणनखंड हमें करने हैं। इसके गुणनखंड में हमने देख लिया 2 से तो भाग होगा नहीं, 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर हमें देखना है कि 3 से भाग होता है कि नहीं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 3 से भाग नहीं होता तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। यहाँ पर 5 नहीं है, 0 नहीं है तो ये 5 से भी भाग नहीं होगा। यानी अब हमें इसको देखना है 7 से भाग करके। जब हमने 7 से भाग करके देखा तो ये 7 से भी भाग नहीं हुआ। 7 के बाद हमें कौन सा अंक देखना है? 11। 11 से जब हमने इसको देखा तो हमारी जो संख्या है वो 11 से भी भाग नहीं हो रही।
11 के बाद अभाज्य संख्या है 13 और 13 के बाद है 17। तो जब हमने 13 से किया तो ये भाग नहीं हुआ, इसलिए हमने इसे 17 से भाग कर दिया। 17 से भाग करके हमारे पास आ गया 437। और फिर से इसको देखा, ये किससे भाग हो रहा है, ये 19 से भाग हुआ और भाग होकर आ गया 23 और फिर हमारे पास रह गया 1। ये क्वेश्चन दूसरे भागों से थोड़ा सा अलग है क्योंकि काफ़ी आगे जा करके हमें जो है ये अभाज्य गुणनखंड मिलते हैं। बाकी सब में तो छोटे छोटे गुणनखंड मिल जाते हैं, कम से कम एक गुणनखंड तो 10 से नीचे मिल ही जाता है, लेकिन इसमें सीधा ही 17 हमारे पास गुणनखंड आया है। इसलिए कई बार बच्चों को लगता है कि ये सवाल हमारा गलत है या हमें तो ये आ नहीं रहा, तो इसे ऐसा नहीं है, संख्याएं पीछे की भी हो सकती हैं। अभाज्य संख्याओं से भाग करके देखना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह के अंक आपको लेने हैं, उनसे भाग करते जाना है। तो इस तरीके से हमारे पास 7429 के जो 3 गुणनखंड आ गए हैं वो है 17, 19 और 23। इनकी घात ऊपर नहीं लिखी हुई तो इसको 1 ही पढ़ा जाएगा। एक बार लिखा हुआ है, उसकी घात 1 लिखे या ना लिखे, दोनों का एक ही मतलब है। उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न सबको समझ आ गया है। इसे करने के बाद दूसरा प्रश्न नोट करें। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 उसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल के लिए जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, रकम दी गई है कि HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुना में एलसीएम है। तो इसको देखने के लिए पहले तो हमने इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए। जैसे कि हमने पहले देखा है 26 को 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है तो 2 से भाग हो गया, आधा होकर के 13, फिर 13 से भाग हो गया। 91 को देखा 7 से भाग जा रहा था, 13 अभाज्य संख्या है, इसको हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब हमें HCF एलसीएम में क्या करना है, जो भी संख्याओं में से छोटी घात है वो HCF में और जो बड़ी घात है वो LCM में चली जाएगी। अगर कोई संख्या ऐसी है जो HCF या LCM में से किसी एक के अंदर मिल रही है तो उसका कारण क्या है कि संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में हमें ये संख्या, यहाँ से हम संख्याएं देखें तो 13 दोनों के पास एक एक बार है, एक समान है, इसलिए यहाँ पर भी वो दोनों के पास एक ही बार आई है। एक जैसी घात है तो दोनों में मिलेगी, नहीं तो छोटी घात मिलेगी HCF में और बड़ी घात उस संख्या की होगी LCM में। हमने 2 देखा, यहाँ है यहाँ नहीं है, LCM में आ गया। हमने 7 देखा, यहाँ है यहाँ नहीं है, LCM में आ गया। हमने 13 देखा, दोनों के पास है तो 13 जो है वो दोनों में आ गया। HCF के लिए संख्या का दोनों में होना जरूरी है, LCM के लिए किसी एक में हो तो भी चल जाएगा क्योंकि उसमें हमें बड़ी घात लेनी होती है। जब हमने इन संख्याओं की गुना की तो हमें मिला 182। फिर हमने जांच के लिए संख्याओं की गुना और HCF LCM की गुना की। जब हमने गुना की तो दोनों तरफ से हमें 2366 जो है वो मिल गया, यानी कि हमारे पास दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं आ गई। तो इससे ये पता लगा कि ये हमारा सत्य है, हमने जो गुणनफल लिए उसके हिसाब से हमारा सवाल सही है। इसी तरीके से अब हम इसका दूसरा भाग करेंगे। दूसरे भाग के अंदर 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या तो है 510 और दूसरी संख्या जो है वो है 92। 510 और 92, तो हमने पहले 510 जो है उसका गुणनखंड कर लिया। आप सही कह रहे हैं, सही सोच रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक है तो 2 से भाग होगा। तो हमने जब इसको 2 से भाग किया तो ये 510 का आधा हो गया 255। अब ये 5, 5, 10 और 2, 12, ये 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये 3 से भाग हो गया। अब इकाई का अंक 5 हो तो ये 5 से भाग हो गया। 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से भाग हो गया। इसी तरह से हमने देखा है 92 को, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 2 से भाग हुआ। फिर इकाई का अंक 6 है, फिर 2 से भाग हुआ। 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 से भाग हो गया। अब हमने लिखे इनके गुणनखंड,
510 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और इसी तरह से जब हमने 92 के लिए लिखा तो 2 गुना 23। हम इसको 2 की घात 2 गुना 23 भी लिख सकते हैं। 2 दो बार है तो 2 की घात 2। अब हमें एचसीएफ जिसका निकालना है वो संख्याएं हमने ब्रैकेट में लिखी, और जिसका एलसीएम निकालना है वो संख्याएं भी ब्रैकेट में लिख दी। फिर से वही एचसीएफ के लिए छोटी घात लिखनी है। यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की 2, 2 की घात 1 आ गई एचसीएफ में, 2 की घात 2 आ गई एलसीएम में। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, जो संख्या एक बार है वो जाएगी एलसीएम में। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो फिर से संख्या जाएगी एलसीएम में। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये भी एलसीएम में। 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी एलसीएम में। जो संख्या किसी एक के पास है वो एलसीएम में जाएगी, जो दोनों के पास है वो छोटी घात एचसीएफ में और बड़ी घात एलसीएम में। अगर दोनों में घात भी एक बराबर है तो दोनों में एक जैसी संख्या ही लिखी जाएगी। अब इन संख्याओं का जब हमने गुणनफल किया तो हमारे पास एलसीएम जो है वो आ जाता है 33,460। संख्याओं का गुणनफल यानी 510 और 92 की गुणा की, एचसीएफ और एलसीएम यानी 2 की 33,460 के साथ गुणा की। जब हमने इसको गुना की तो हमारे पास संख्या आ गई 46,920। इसी तरह से जब हमने इसको 2 से गुना किया है तो भी ये 46,920 आ गया। दोनों संख्याएं बराबर हैं, यानी कि हमारा एचसीएफ एलसीएम जो है वो सही है। अब इसी को देख करके जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग करेंगे। एक बार खुद करके देखेंगे पहले, अगर नहीं निकाल पाते फिर इस वीडियो को देखेंगे पूरा अंत तक, ताकि समझ सकें कि आपकी गलती जो हुई है वो कहाँ पर हुई है। जो हमारे पास अब संख्या है वो संख्या है 336 और 54। 6 होने की वजह से 2 से भाग हो गया, 8 होने की वजह से 2 से भाग हो गया, 4 होने की वजह से 2 से भाग हो गया, 2 इकाई का अंक है 2 से भाग हो गया, 21 3 के पहाड़े में आता है तो 3 से भाग हो गया, 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से भाग हो गया, इकाई का अंक 4 है तो 2 से भाग, 27 3 के पहाड़े में आता है, 9 भी 3 के पहाड़े में है, ये सारे हमने भाग कर दिए। इस तरह से 336 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये 2 संख्याएं हैं और यहाँ से हमने जब 54 को लिखा तो 2 इसमें 3 बार है, 2 4 बार है तो 2 की घात 4, 3 एक बार है, 7 एक बार है। यहाँ हमने लिखा 2 एक बार और 3 बार। जब इन संख्याओं के लिए हमने एचसीएफ देखना है, एचसीएफ यानी जो घात छोटी है, 2 की घात 4, 2 की घात 1, छोटी घात एचसीएफ में, बड़ी घात एलसीएम में, 3 की घात 1, 3 की घात 3, छोटी घात एचसीएफ में, बड़ी घात एलसीएम में, 7 की घात 1 इधर है उधर है ही नहीं है तो एलसीएम में जाएगी। अब इसको हमने गुना कर लिया तो हमारे पास आ गया 6, और जब हमने इसको गुना कर लिया इन 3 संख्याओं को, 2 की घात 4 यानी कि 16, 3 की घात 3 यानी कि 27, जब हमने इनको गुना किया है तो हमारे पास आ जाता है 3024। अब जब संख्याओं का गुणनफल करना है तो 336 और 54 की गुना हो रही है, एचसीएफ एलसीएम की गुना करनी है तो 6 की 30 24 से गुना हो रही है, और गुना करके हमारे पास जो संख्या आ जाती है वो संख्या है 18,144। दोनों तरफ यही संख्या हमें मिलती है, यानी कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम सही है, हमें ये भी पता लग गया। अगर ये बराबर नहीं आती तो इसका मतलब है या तो आपने एचसीएफ गलत निकाला है या फिर आपने एलसीएम गलत निकाला है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।